नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 के 11वें अध्याय अल्कोहल फिनॉल ईथर के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले भागों में हमने देखा अल्कोहल फिनॉल ईथर क्या हैं, उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, उनकी नामकरण पद्धति तथा क्रियात्मक समूहों की संरचनाओं के बारे में। दूसरे भाग में हमने अल्कोहल तथा फिनॉल की प्रिपरेशन और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। आज के भाग में हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसमें OH बंध का विदलन जो कि एसिडिक नेचर बताता है, CO बॉन्ड क्लीवेज और निर्जलीकरण तथा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक हैं। ये नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल एवं इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रोफाइल्स दोनों के रूप में अभिक्रिया करते हैं। जब अल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तो OH के मध्य आबंध टूटता है। इसमें देखें, ROH में ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का कार्य कर रही है और इस कार्बोकेटाइन पे इन लोन पेयर के द्वारा बॉन्ड बन जाएगा। इससे ऑक्सीजन पर धनावेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर इस ईथर जैसी स्पीसीज में से ये H+ के निकल जाने से ये ईथर बन गया। तो इस तरह से यहाँ अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल काम कर रही है और हमने देखा कि OH बंध टूट रहा है। जब अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तो CO के मध्य आबंध टूटता है। प्रोटोनिक अल्कोहल इस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। इसमें देखें, RCH2OH ये अल्कोहल है। ऑक्सीजन पे क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये H+ को जोड़ने में काम करते हैं और इस तरह से ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन OH2 बनने के बाद ये वाटर के फॉर्म में आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ इस तरह से नाभिक स्नेही इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन OH2 पे वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे और यहाँ कार्बन पर लो डेंसिटी डेवलप हो गई है ना। इससे ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक अल्कोहल कार्बन पे अटैक करेगा और इससे यहाँ पर OH2 के फॉर्म में ये हट गया और हमें एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हमने देखा कि अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं तो OH बॉन्ड क्लीवेज होता है और जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं तो CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। अल्कोहलों एवं फिनॉलों की अम्लता। धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। अल्कोहल और फिनॉल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड एवं हाइड्रोजन देती हैं। इन रिएक्शंस में देखो, अल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम एल्कोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ये रिएक्शन हम लैब में भी देखते हैं। जब अल्कोहल को टेस्ट ट्यूब में लिया जाए और सोडियम का टुकड़ा डाला जाए तो बुदबुदाहट दिखती है, जो कि हाइड्रोजन गैस के निकलने से आ रही है। और ये अल्कोहल का एसिडिक नेचर भी दिखा रहा है कि यहाँ इसमें H हटके और हमें सॉल्ट मिल गया, सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त हो गई। इसी तरह से यदि हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं और एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो ये एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। ये रिएक्शंस हमें अल्कोहल के एसिडिक नेचर के बारे में बताती हैं। इसी तरह से फिनॉल की रिएक्शन भी यदि सोडियम मेटल के साथ कराई जाए तो आप देखते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके अतिरिक्त फिनॉल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा सोडियम फिनॉक्साइड बनाती है, जबकि ये रिएक्शन अल्कोहल नहीं दिखाते। फिनॉल एक्वस NaOH के साथ भी सोडियम फिनॉक्साइड बनाती है। इससे पता लगता है कि फिनॉल अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए वो एक्वस NaOH के साथ भी सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड दे रही है। अल्कोहल एवं फिनॉल ब्रॉन्स्टेड अम्ल हैं। वे किसी प्रबल क्षारक B को प्रोटॉन प्रदान कर सकती हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन होते हैं? जो H+ आयन बेस को दे सकें। यहाँ देखें, ROH जो है एक एसिड का काम कर रहे हैं, जो कि H+ आयन इस बेस को, बेस अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा H को जोड़ के इस तरह से BH बॉन्ड बना लेता है। तो ये बेस जो है कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट हो गया और अल्कोहल ने अपना H देने के बाद संयुग्मी क्षार कॉन्जुगेट बेस बना लिया। तो इस तरह से अल्कोहल, फिनॉल ब्रॉन्स्टेड एसिड का भी कार्य करती हैं। अल्कोहलों की अम्लता। यह
ध्रुवीय OH आबंध के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता समूह मिथाइल, इथाइल, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे कि OH आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है। इससे अम्ल सामर्थ्य कम हो जाता है। इसके कारण अल्कोहलों के अम्ल सामर्थ्य का घटता क्रम, प्राथमिक अल्कोहल देखेंगे सबसे अधिक अम्लीय है, क्योंकि इसमें एक ही अल्किल समूह लगा है। OH बंध जब ध्रुवीय होता है उसके कारण अल्कोहल में अम्लता आती है, और जितना हम एल्किल समूह लगाते जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ेगी और ये OH बंध की ध्रुवता कम होती जाएगी। ध्रुवता के कम होने से अम्लीय गुण कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक ही प्लस आई प्रभाव लग रहा है प्राथमिक अल्कोहल में, जबकि द्वितीयक अल्कोहल में दो प्लस आई प्रभाव लग रहे हैं और ध्रुवता और भी कम हो गई, इसलिए इसका अम्लीय सामर्थ्य और घट गया। और तृतीयक अल्कोहल में तीन प्लस आई प्रभाव एल्किल समूहों के द्वारा लग रहे हैं, जिससे कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से OH बंध की ध्रुवता और भी घट जाने से इसका अम्लीय सामर्थ्य सबसे कम होगा। इसमें साधारण से रूप से देखें, ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है, उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने पे वो H को निकालने में आसानी से H+ को निकाल सकती है। लेकिन जब उसके इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता अगर हम यहाँ से पूरा कर देंगे, एल्किल समूह लगा लगा के पूरा कर देंगे, तो वो OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाएगी और वो बॉन्ड कम पोलर होता जाएगा। जितना कम पोलर होगा उतना एसिडिक नेचर घट गया, है ना। तो इसलिए प्लस आई प्रभाव के लगाने पर अम्ल सामर्थ्य घटता जा रहा है। अल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होती हैं। यहाँ देखें, जब हम एल्कोक्साइड आयन और जल की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन H दे रहा है? जल अपना H+ आयन एल्कोक्साइड आयन को देके यहाँ पे हमें अल्कोहल और OH नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। इस रिएक्शन से पता लगता है कि जल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है। अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड क्षारकों की भांति भी कार्य करते हैं। यह ऑक्सीजन पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगलों के कारण होता है, जो इन्हें प्रोटॉन ग्राही बनाता है। ब्रॉन्स्टेड क्षार कौन होते हैं? जो H+ आयन को ले सकें, क्योंकि अल्कोहल पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा H+ को जोड़ सकते हैं। इस तरह से वो ब्रॉन्स्टेड बेस का भी कार्य करते हैं। अब देखते हैं फिनॉलों की अम्लता। फिनॉल की धातुओं जैसे सोडियम तथा एल्यूमिनियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया इनकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधा संयुक्त रहता है, जो कि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह के रूप में कार्य करता है। इसके कारण फिनॉल अणु में आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन धन आवेशित हो जाती है, जैसा कि इन अनुनादी संरचनाओं द्वारा चित्रित किया गया है। यहाँ देखें, OH समूह किस पे जुड़ा है? बेंजीन के sp2 संकरित कार्बन पर। जितना S गुण अधिक होता है उतनी विद्युत ऋणता अधिक होती है। तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में भी हैं। यहाँ बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में भी हैं, तो ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व घट रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग की तरफ रेजोनेंस के द्वारा, अनुनाद के द्वारा जा रहे हैं, और ऑक्सीजन पर कैसा आवेश? धनावेश आ गया। ऑक्सीजन जब धनावेश होगा तो OH बंध और अधिक पोलर हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा, और H आसानी से निकल पाएगा। तो ये क्यों हुआ? sp2 संकरित कार्बन और डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन के कारण इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाई और फिनॉल अधिक अम्लीय प्रकृति दिखा पाएगा। फिनॉल की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया यह इंगित करती है कि फिनॉल अल्कोहलों तथा जल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल होती है, क्योंकि यह अभिक्रिया अल्कोहल नहीं दिखाते। अल्कोहल की एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होती। किसी अल्कोहल तथा फिनॉल का आयनन निम्नलिखित प्रकार से होता है। यहाँ देखें, ये अल्कोहल को जब हम आयनित करते हैं तो हमें एल्कोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है ना, और फिनॉल को जब हम आयनित करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन मिल रहा है ना। यहाँ एल्कोक्साइड आयन के अंदर एल्किल समूह कैसा प्रभाव लगाता है? +I प्रभाव, जिससे कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। कार्बनिक रसायन में यदि कोई आयनिक स्पीशीज जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन का घनत्व किसी एक सिरे पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो उसके स्थायित्व को कम कर देता है। तो इस तरह से एल्कोक्साइड आयन कम स्थायी है ना।
और फिनॉक्साइड आयन कैसा होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है और रेजोनेंस के द्वारा ये नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पर विस्थानीकृत हो पाएगा। और जितना हम चार्ज को विस्थानीकृत करें या उसकी डेंसिटी को एक सिरे पे कम करें, उतना ही आयन का स्थायित्व बढ़ता है। जब फिनॉल से बनने वाले फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व अधिक है तो फिनॉल आसानी से फिनॉक्साइड आयन में परिवर्तित होगी और हमें बहुत सारा H+ आयन मिलेगा। इसका मतलब फिनॉल का अम्ल सामर्थ्य अधिक होगा। जबकि अल्कोहल में बनने वाला एल्कोक्साइड आयन कम स्थायी है तो यह आसानी से आयनित नहीं होगा और हमें कम एल्कोक्साइड और कम ही H+ आयन मिलेगा। इस तरह से अल्कोहल का अम्लीय सामर्थ्य कम हो गया। फिनॉल में OH से संयुक्त sp2 संकरित कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है तो वो OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपने पास खींचेगा और H+ आयन मुक्त कर पाएगा। इस तरह से फिनॉल का अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा, जिससे OH आबंध की ध्रुवता बढ़ती है। जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नीचे sp2 संकरित कार्बन द्वारा खींचे जा रहे हों तो उससे OH बंध की ध्रुवता बढ़ जाएगी और अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल के आयनन में वृद्धि होती है। एल्कोक्साइड एवं फिनॉक्साइड आयनों के स्थायित्व। एल्कोक्साइड आयनों में ऋणावेश ऑक्सीजन पर स्थानागत है, जैसे हमने देखा कि एल्किल समूह ऑक्सीजन पर ऋणावेश को एक तरफ केंद्रित कर देता है, जबकि फिनॉक्साइड आयनों में विस्थानित है। ऋणावेश का विस्थानन इन संरचनाओं में देख रहे हैं फिनॉक्साइड आयनों को अधिक स्थायी बनाता है तथा फिनॉल के आयनन में सहायक होता है। जो बनने वाला फिनॉक्साइड है, यहाँ देखें उस फिनॉक्साइड आयन में ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिनके अंदर की नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पर डीलोकलाइज हो रहा है, विस्थानीकृत हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज न केवल ऑक्सीजन पे है बल्कि ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो इन स्थितियों पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस तरह से नेगेटिव चार्ज के विस्थानन से फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व अधिक है और फिनॉल आसानी से फिनॉक्साइड और H+ में परिवर्तित हो पाएगा, जिससे कि फिनॉल का अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाएगा। यद्यपि फिनॉल में भी आवेश का विस्थानन होता है, परंतु इसकी अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्कन होता है। यहाँ देख रहे हैं ये फिनॉल के हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे, इनमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनमें भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि जब लोन पेयर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होते हैं तो रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होने से यहाँ भी देखिए नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन इससे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का पृथक्कन, आवेशों का पृथक्कन हो गया और उससे स्थायित्व कम आता है जितना कि किसी एक ही तरह के चार्ज का किसी अणु पर विस्थानीकृत होने से आएगा, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन की अपेक्षा फिनॉल अणु कम स्थायी होता है। जबकि आप देख रहे हैं फिनॉक्साइड में एक ही तरह का आवेश है जो कि विस्थानीकृत हो रहा है पूरे में, यहाँ कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, प्लस माइनस 2 तरह के चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है और फिनॉल में स्टेबिलिटी कम होगी। प्रतिस्थापित फिनॉलों में नाइट्रो समूह जैसे इलेक्ट्रॉन अपनयक प्रत्याहार्य समूह फिनॉल के अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। -I प्रभाव वाला समूह होगा या इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने वाला समूह होगा तो वो OH बंध को और ज़्यादा ध्रुवीय बनाएगा और अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाएगा। जब ऐसे समूह ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तो यह प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है। क्यों अधिक प्रबल होगा? इसका कारण फिनॉक्साइड आयन के ऋणावेश का प्रभावी विस्थानन होता है। जब हम फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखते हैं कि ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, पैरा पे नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर उन नेगेटिव चार्ज वाले कार्बनों पे ही हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो वो नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपों पर भी विस्थानीकृत हो सकता है, तो उससे विस्थानन और ज़्यादा बढ़ जाता है और स्थायित्व और बढ़ेगा। विस्थानीकृत होने के कारण फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो यदि नाइट्रो प्रतिस्थापी समूह ऑर्थो और पैरा पे आता है तो स्थायित्व अधिक होगा, जिससे कि ऐसे फिनॉल जिस पे नाइट्रो समूह लगा हो ऑर्थो और पैरा पे, उसका अम्लीय सामर्थ्य भी अधिक होगा। इस टेबल में आप देख रहे हैं pKa मान से हम अम्ल सामर्थ्य निर्धारित कर सकते हैं। जितना pKa मान कम होता है उतना ही अम्ल सामर्थ्य अधिक होता है। इस टेबल में देखें पैरा नाइट्रोफिनॉल का pK का मान सबसे कम है तो ये सबसे अधिक अम्लीय है, उसके बाद ऑर्थो वाला, उसके बाद मेटा वाला। और फिनॉल की तुलना में यहाँ हमने मैथिल समूह लगाया है ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे, यानी कि ये क्रिसॉल बन गए हैं।
मैथिल समूह कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, जो इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और OH बंध की पोलैरिटी को कम करेगा और उससे अम्ल सामर्थ्य घट गया। इसलिए आप देख रहे हैं ये फिनॉल से भी ज़्यादा इसका पीके आ रहा है, तो एसिडिक नेचर फिनॉल से भी कम हो गया है। क्रिसॉल्स के एसिडिक नेचर फिनॉल की तुलना में कम है, क्योंकि यहाँ प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा हो जैसे नाइट्रो, उससे अम्ल सामर्थ्य बढ़ गया था 7.2, 8.3, 7.1 फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय हैं ये। तो माइनस आई प्रभाव अम्ल सामर्थ्य को बढ़ाता है, जबकि प्लस आई प्रभाव अम्ल सामर्थ्य को कम कर देता है। या यूं कहिए, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन देने वाले प्रतिकर्षी समूह अम्ल सामर्थ्य को कम कर देंगे। और अल्कोहल आप देख रहे हैं, फिनॉलों की तुलना में अल्कोहल का पीके का मान 15.9 सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो ये सबसे वीक एसिड हो गया। जितना ज़्यादा पीके का मान उतना ही दुर्बल अम्ल। दूसरी ओर एल्किल समूह जैसे इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता समूह सामान्य रूप से फिनॉक्साइड आयन के बनने में सहायक नहीं होते। परिणाम स्वरूप अम्ल सामर्थ्य में कमी आ जाती है, जैसे कि फिनॉल की अपेक्षा क्रिसॉल कम अम्लीय होते हैं। यहाँ देखें, जो कि हमने पीके मान में देखा कि मैथिल समूह लगाने पे पीके का मान बढ़ गया है, अतः ये अम्ल सामर्थ्य कम हो गया है। एस्ट्रीकरण, OH बंध के टूटने वाली अभिक्रियाओं में एस्ट्रीकरण भी है। अम्लीय प्रकृति के साथ साथ हम OH बंध के टूटने पर एस्ट्रीकरण अभिक्रिया भी पढ़ते हैं। तो ये अल्कोहल तथा फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों, अम्ल क्लोराइडों एवं अम्ल एनहाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनाती हैं। इसमें रिएक्शन देखें, ये अल्कोहल ROH भी हो सकता है या एराइल मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ भी OH ग्रुप फिनॉल भी हो सकता है। जब इसकी R-COOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से OH पार्ट और ये H पार्ट वाटर के रूप में एलिमिनेट हो गया। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है और OH और H हटने से वाटर हटा और ये क्या बना, R-CO के आगे OR आ जाएगा। R-CO के यहाँ पे OR आ गया, ठीक है, एस्टर बन गया R-COOR। इसी तरह से यदि हम एनाइड्राइड लेते हैं उससे भी हमें वही एस्टर प्राप्त होता है और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे R-COOH बन गया है। इसमें R-CO और ये O और यहाँ से H एलिमिनेट होने पे R-COOH आ गया और हमें एस्टर जो मिल रहा है वो R-CO के आगे OR, इस तरह से देखा, R-CO के आगे OR लग गया है। अगर हम एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं R-COCl से, तब भी हमें एस्टर मिल रहा है। यहाँ से शुरू करें, R-CO के आगे ये H और ये वाला Cl हटने से R-CO के आगे OAR या OR आ जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है। तो ये HCl एलिमिनेट हो गया। यहाँ हमने पिरिडीन क्यों लिया, पिरिडीन एक बेस है और ये निकलने वाले एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड रखेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पिरिडीन लेते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहती है, जिससे कि जो एसिड एलिमिनेट हुआ वो एब्जॉर्ब हो जाए और हमें और प्रोडक्ट एस्टर के रूप में मिलता जाए। अल्कोहल तथा फिनॉल में एसिटिल समूह का प्रवेश एसिटाइलेशन कहलाता है। एस्प्रिन सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलन से प्राप्त होती है। यहाँ देखें, ये सैलिसिलिक एसिड है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। यहाँ हमने ये एस्टिक एनहाइड्राइड लिया। अभी हमने देखा कि OH ग्रुप में यहाँ पे H को प्रतिस्थापित कर सकते हैं CH3CO के द्वारा, तो ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ H के स्थान पे आ जाएगा और ये इस तरह से एसिटाइलेशन हो गया। देखिए यहाँ से ये H हटा तो ये क्या हुआ, CH3COO और ये H तो एस्टिक एसिड के रूप में एलिमिनेट हो गया और यहाँ O के बाद COCH3, ये एसिटिल समूह है। इस तरह से OH ग्रुप का एसिटाइलेशन हुआ और ये हमें मिल गया एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसे एस्प्रिन कहते हैं। और एस्प्रिन जो है मेडिसिन के रूप में एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और ये ब्लड थिनर के रूप में कार्य करती है। इस तरह से हमने देखा OH बंध के विदलन से हम अम्लीय गुण को समझा सकते हैं। अल्कोहल में जब OH बॉन्ड क्लीव होता है तो मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड बन रहा है। फिनॉल में सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो रहा है। फिनॉल जो है अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है क्योंकि वो एक्वस NaOH के साथ भी रिएक्शन शो कर रही है और दूसरा sp2 संकृत कार्बन पे OH होने के कारण वहाँ OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ने से अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाता है
और यदि फिनॉल पे आप देख रहे हैं नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो अम्ल सामर्थ्य अधिक होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह देने वाला समूह लगा हो तो अम्ल सामर्थ्य घट जाता है। फिनॉल की तुलना में क्रिसॉल कम अम्लीय हैं, जबकि नाइट्रोफिनॉल्स अधिक अम्लीय हैं। अब देखते हैं वो अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन होता है। CO आबंध विदलन की अभिक्रियाएं केवल अल्कोहलों में पाई जाती है। फिनॉल इस प्रकार की अभिक्रिया केवल जस्त चूर्ण के साथ प्रदर्शित करती है। हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाती हैं। इस रिएक्शन में देखें, अल्कोहल की रिएक्शन जब हाइड्रोजन हैलाइड से की गई तो यहाँ से ये H और ये OH एलिमिनेट हो गया वाटर के रूप में, और हमें एल्काइल हैलाइड प्राप्त हो गया, है ना। ये रिएक्शन में ZnCl2 कैटलिस्ट के रूप में लेना पड़ता है यदि हम प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, और तृतीयक अल्कोहल में रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है। तीनों वर्ग की अल्कोहलों की HCl के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनमें विभेद किया जा सकता है। HCl के साथ यदि हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया कराएं तो उनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होने से हम इन तीनों में विभेद कर सकते हैं। ल्यूकास परीक्षण कहलाता है ये। ल्यूकास परीक्षण, अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक। क्या है ल्यूकास अभिकर्मक? सांद्र HCl एवं ZnCl2। तो अल्कोहल तो इसमें विलय होता है, जबकि उनके हैलाइड अमिश्रणीय होते हैं तथा विलयन में धुंधलापन, आविलता उत्पन्न कर देते हैं। तृतीयक अल्कोहल द्वारा धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाता है क्योंकि तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है, तो इस तरह से उसमें धुंधलापन सबसे पहले आएगा क्योंकि वे आसानी से हैलाइड बनाते हैं, जबकि प्राथमिक अल्कोहल सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करती। तो प्राथमिक अल्कोहल का अभिक्रियाशीलता सबसे कम होने के कारण उसमें धुंधलापन सामान्य ताप पर उत्पन्न नहीं होता। तो जिसमें सबसे पहले धुंधलापन आया वो तृतीयक अल्कोहल, उससे थोड़ी देर बाद आया वो द्वितीयक अल्कोहल, और जिसमें सामान्य ताप पर नहीं आ रहा वो प्राथमिक अल्कोहल है। इस तरह से हम ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा तीनों प्रकार के अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। फास्फोरस ट्राई हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोहल एल्किल ब्रोमाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये रिएक्शन देखें, 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ हमने रिएक्शन कराई। अगर X की जगह Br होगा तो ये ब्रोमाइड बनेगा, Cl होगा तो क्लोराइड बन जाएगा। 3 RCl बन गए और ये फास्फोरस एसिड H3PO3 प्राप्त हुआ। इसी तरह से PCl5 के साथ भी कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूट रहा है और हमें RCl मिल रहा है प्लस POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। और ये रिएक्शन हम कन्वर्जन्स दिखाने के लिए रेड फॉस्फोरस और X2 लिख सकते हैं और उसमें OH हट के यहाँ पे X आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हैं जिनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूट रहा है और हमें हैलाइड मिल रहे हैं। अब देखते हैं हम निर्जलन। अल्कोहल के सांद्र H2SO4 या H3PO4 जैसे प्रोटिक अम्लों अथवा जिंक क्लोराइड, एल्यूमिना जैसे उत्प्रेरकों के द्वारा निर्जलित होने पर एल्कीन प्राप्त होती है। निर्जलित होना मतलब जल के एक अणु का निष्कासन, है ना। वाटर जब एलिमिनेट हो तो डिहाइड्रेशन कहलाता है। यहाँ आप रिएक्शन में देख रहे हैं, एक कार्बन पे H है, एक पे OH ग्रुप है। एसिड कैटलिस्ट H2SO4 या H3PO4, एल्यूमिना, ZnCl2 इनमें से कोई भी उत्प्रेरक लें तो एक H और एक OH, जब हम दोनों कार्बनों पे से कुछ कुछ एलिमिनेट करेंगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से एल्कीन मिल गई और ये H2O एलिमिनेट हो गया, और जल के निष्कासन को ही निर्जलन कहते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर इज डिहाइड्रेशन। 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलन हो जाता है। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन देख रहे हैं, 443 हाई टेम्परेचर है और इस पे वाटर एलिमिनेट होकर हमें इथीन प्राप्त हो रही है। एक कार्बन पे से OH निकला है और एक पास वाले कार्बन पे से H निकला है। ये होता है CH3CH2OH। तो CH2OH वाले में से OH और CH3 वाले में से H निकला, तो दोनों ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन दे रहे हैं। द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों का निर्जलन अपेक्षाकृत मध्यम परिस्थितियों में किया जाता है। ये देखें, सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम हुआ
और ये 85% H3PO4 पे ही रिएक्शन हो रही है और इससे यहाँ से H और एक यहाँ से OH एलिमिनेट, पास वाले कार्बन से देखिए यहाँ से हमने H एलिमिनेट किया CH3 में से और CH वाले कार्बन पे से OH एलिमिनेट किया, तो इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रोपीन मिल रही है। टर्शरी अल्कोहल में ये कार्बन जिस पे OH है उसके निकटवर्ती कार्बन पे से H निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इस तरह से देख रहे हैं हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है ना, 2-मिथाइल प्रोपीन आइसोब्यूटाइलिन कह सकते हैं। और ये और भी माइल्डर कंडीशन 20% H3PO4 और टेम्परेचर भी कम हो गया है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो अल्कोहलों के सापेक्ष निर्जलन की सुगमता का क्रम इस प्रकार है। तृतीयक अल्कोहल सबसे अधिक आसानी से सुगमता से जल का निष्कासन करके एल्कीन में परिवर्तित होते हैं, उससे कम द्वितीयक अल्कोहल और सबसे कम क्रियाशीलता प्राथमिक अल्कोहल की है निर्जलन के लिए। एथेनॉल के निर्जलन की क्रियाविधि में जो पहला स्टेप है वो प्रोटोनित अल्कोहल का बनना। पहले हमने देखा एसिड कैटलिस्ट जब लिया जाता है, क्योंकि अल्कोहल पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर के द्वारा इस H+ को पहले ऐड कर लेगा। वैसे भी OH उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए पहले हम H+ को ऐड कर देंगे जिससे कि OH2 पॉजिटिव इथाइल ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा और ये वाटर के रूप में आसानी से हटाया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि एक कार्बन पे से हमें OH हटाना है और एक पे से H हटाना है। तो पहला स्टेप क्या करना है कि अल्कोहल को पहले प्रोटोनेट करना है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये H+ को आसानी से ऐड करके इस तरह से ऑक्सोनियम आयन बना सकते हैं। ये तीव्र पद है जहां हमें प्रोटोनित अल्कोहल प्राप्त हुआ। चरण 2 में कार्बोकैटायन का बनना, यह सबसे धीमा चरण है, अतः यह अभिक्रिया का दर निर्धारक चरण होता है। इसमें देखें यहाँ पे जो ये OH2 पॉजिटिव इथाइल ऑक्सोनियम आयन बना था, इसमें ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है, ये अपना और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके और वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ कार्बन पे क्या आएगा, धनावेश। इस तरह से हमें कार्बोकैटायन प्राप्त हो गया। प्रोटॉन के निकल जाने से एथीन का बनना, और आखिरी स्टेप में आप देखें ये कार्बोकैटायन के कार्बन के पास वाले कार्बन पे से ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ द्विबंध बनाएंगे और H+ की तरह निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो H+ पहले स्टेप में जुड़ा था वही तीसरे स्टेप में निकल गया। इस तरह से प्रोटॉन एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रहा है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है जहाँ पर कि वाटर एलिमिनेट हो रहा है अल्कोहल के द्वारा। तो चरण 1 में प्रयुक्त अम्ल अभिक्रिया के चरण 3 में मुक्त हो जाता है। साम्य को दाईं ओर विस्थापित करने के लिए एथीन बनते ही निष्कासित कर ली जाती है। ली चैटिलियर प्रिंसिपल में आपने पढ़ा है, अगर हम बनने वाले प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को हटाते जाएं तो इक्विलिब्रियम दाईं तरफ रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी एथिलीन के बनने पर उसे हटा लिया जाता है और उसको विस्थापित करने पर और एथीन प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अल्कोहलों के ऑक्सीकरण में OH एवं CH आबंधों का विदलन होता है तथा कार्बन ऑक्सीजन द्वि आबंध बनता है। इन्हें विहाइड्रोजनन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। डिहाइड्रोजनेशन कहा जाएगा, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और यहाँ 2 तरह के बंध, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बंध टूट रहे हैं, क्योंकि इनमें अल्कोहल अणु में से हाइड्रोजन अणु की कमी हो जाती है, अतः इसे विहाइड्रोजनन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। यहाँ देखें इस प्रकार के अल्कोहल अगर हैं जिसमें एक कार्बन हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बंध टूट रहा है, तो यहाँ द्विबंध बन जाएगा। इस तरह से हमें अल्कोहल से कार्बोनिल समूह का यौगिक प्राप्त हो रहा है। अल्कोहलों में सीधे कार्बोक्सिलिक अम्लों को प्राप्त करने के लिए प्रबल ऑक्सीकरण कर्मकों जैसे अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। यदि हम चाहते हैं कि अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड को पृथक करना है तो एल्डिहाइड को पृथक करने के लिए CrO3 का निर्जल माध्यम में उपयोग किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो अल्कोहल का सीधा अम्ल तक परिवर्तन हो जाएगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। लेकिन अब चाहते हैं कि पहले ही स्टेप एल्डिहाइड पे ही अगर रिएक्शन रुक जाए तो उसके लिए हमें CrO3 लेना पड़ेगा निर्जल माध्यम में, जिससे कि एल्डिहाइड स्टेप तक आने के बाद रिएक्शन रुक जाए और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाए। तो ये चेन देखें, जहाँ अल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड मिला
और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC श्रेष्ठ अभिकर्मक है, जो कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का पिरिडीन व HCl के साथ संकुल है। अगर हम चाहते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएं तो हमें PCC सबसे बेस्ट रिएजेंट है जिसके द्वारा अल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तित कर सकते हैं। ये रिएक्शन देख रहे हैं जहां हमने CrO3 से कन्वर्ट किया। PCC का एक उपयोग और है, ये खाली इस प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है और इस डबल बॉन्ड के ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं आ रहा। तो इस तरह से PCC के द्वारा हम ऐसी अल्कोहल जिनके अंदर अनसैचुरेशन है उन्हें भी हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। द्वितीयक अल्कोहल क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 द्वारा कीटोनों में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। अगर द्वितीयक अल्कोहल लिया जाए तो ये H और ये H एलिमिनेट होने से यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और हमें कीटोन प्राप्त होगा। तो इस तरह से देखा CrO3 या PCC के द्वारा हम प्राथमिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में और द्वितीयक अल्कोहल को कीटोन में परिवर्तित कर सकते हैं। तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करते। प्रबल अभिक्रिया परिस्थितियों जैसे प्रबल ऑक्सीकरण कर्मकों KMnO4 एवं उच्च ताप पर विभिन्न कार्बन कार्बन आबंधों का विदलन होता है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो यदि हम तृतीयक अल्कोहल को ऑक्सीकृत करते भी हैं प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा और ड्रास्टिक कंडीशन उच्च ताप पर, तो वहाँ कार्बन कार्बन बंधों के टूटने से हमें जो अम्ल प्राप्त होंगे वो स्टार्टिंग अल्कोहल से कम कार्बन के एसिड प्राप्त होंगे। जब प्राथमिक अथवा द्वितीयक अल्कोहलों के वाष्प को 573 केल्विन पर तप्त कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो विहाइड्रोजनन होता है तथा एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनते हैं। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये प्राथमिक अल्कोहल है, इसको 573 केल्विन पर इस अल्कोहल की वेपर को कॉपर के ऊपर से गुजारा, इतने हाई टेम्परेचर वाले कॉपर पे से गुजारा, तो यहाँ डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन कार्बन पे से और एक O पे से हटा, इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप होगा और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। तो ये डिहाइड्रोजनेशन है जहाँ हाइड्रोजन हट रहा है और प्राथमिक अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिल रहा है। इसी तरह से द्वितीयक अल्कोहल से कार्बन पे से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे से हाइड्रोजन एलिमिनेट होने पे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमें कीटोन प्राप्त होगा। तो यदि द्वितीयक अल्कोहल को 573 केल्विन पे हीटेड कॉपर पे से गुजारा जाए तो कीटोन मिलेगा, जबकि तृतीयक अल्कोहलों का निर्जलन होता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक में तो विहाइड्रोजनन हुआ था, डिहाइड्रोजनेशन हुआ, लेकिन टर्शरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होकर हमें एल्कीन प्राप्त होती है। तो ये रिएक्शन के द्वारा भी हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को विभेदित कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं तृतीयक अल्कोहल, देखें लास्ट रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल, और कॉपर पे से जब हम 573 केल्विन पे से गुजारते हैं इसे, तो यहाँ से OH और किसी भी पास वाले कार्बन पे से H निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से ये 2 मिथाइल प्रोपीन प्राप्त हो गई। तो इस तरह से हमें यहाँ एल्कीन प्राप्त हो रही है और ये क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि एक कार्बन पे से OH निकला है और एक पे से H निकला, तो ये है निर्जलन, जबकि ऊपर वाली दोनों अभिक्रियाएं विहाइड्रोजनन है। इस तरह से आज के भाग में हमने अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। इसमें OH बंध के टूटने से एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को समझा सकते हैं और CO बंध के टूटने से हम हैलाइड इस प्रकार के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। निर्जलन के द्वारा हम एल्कीन प्राप्त करते हैं और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के द्वारा हमने प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन तथा तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण नहीं दिखाते, ड्रास्टिक कंडीशन में ही रिएक्शन दिखाते हैं और कम कार्बन के एसिड देते हैं, इन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। और इसके साथ ही हमने एक क्रियाविधि देखी, निर्जलन की क्रियाविधि, जहां हमने देखा कि पहले प्रोटोनेशन होके इथाइल ऑक्सोनियम आयन बनता है, इथाइल ऑक्सोनियम आयन में से वाटर के एलिमिनेट होने पर कार्बोकेटायन प्राप्त होता है, फिर निकटवर्ती कार्बन से H+ आयन के निकलने से हमें एल्कीन मिलती है। अब आगे की कक्षा में हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, औद्योगिक अल्कोहल जैसे मेथनॉल, एथनॉल के बारे में और ईथर के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।